हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई होप आप सभी अच्छे हो और पढ़ाई कर रहे हो। क्लास 10th का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो हम पढ़ रहे थे उसमें आज ये थर्ड पार्ट है, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। इससे पहले इस चैप्टर के दो पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, सेकेंड हमने बैलेंसिंग पढ़ा। ये थर्ड वीडियो है, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एक केमिकल इक्वेशन को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। देखो, केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने का मतलब ये है कि एक केमिकल इक्वेशन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेंशन करनी है जिससे सिर्फ वो इक्वेशन देख के हम उस रिएक्शन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जान सके। तो यही मतलब होता है एक केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने का। ये मेनली 3 या 4 तरीकों से हम एक इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। आज हम मेनली 3 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हमारा होगा बाय इंडिकेटिंग फिजिकल चेंज, सेकेंड हमारा होगा टू इंडिकेट हीट चेंजेस, और थर्ड हमारा होगा टू इंडिकेट कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस। सो ये 3 सब पॉइंट से हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, लेंदी नहीं होगा, और इंटरेस्टिंग तो देखो वीडियोस होते हैं, तो ये भी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो विदाउट फर्दर डिले। देखो, हमारा सबसे पहला पॉइंट है बाय इंडिकेटिंग फिजिकल चेंजेस। इसका मतलब ये है कि एक इक्वेशन में जो कंपाउंड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो किस स्टेट में है उसे हमें मेंशन करना जरूरी है। जैसे 3 स्टेट तो हमें पता है, या तो वो सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैस होगा। एक फोर्थ स्टेट और होता है एक्वस स्टेट। ये लास्ट की वीडियोस में मैंने आपको बताया था, ये फोर्थ स्टेट होता है। मैंने उसमें बोला था आगे आने वाली वीडियोस में हम इसे समझेंगे, तो ये वही वीडियो है। इसमें हम समझने जा रहे हैं कि एक्वस स्टेट क्या होता है। देखो, सॉलिड तो आपको पता है क्या होता है, गैस भी आपको पता है क्या होता है। लिक्विड और एक्वस ये तो सिमिलर टर्म्स हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन होना चाहिए। कंफ्यूजन तब होना चाहिए अगर आप ये फर्स्ट टाइम ये एक्वस टर्म सुन रहे हो, तो आपको कंफ्यूजन होगा ऑब्वियस है। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं, लिक्विड इज नॉट इक्वल टू वाटर। ठीक है, बहुत बच्चे ये सोचते हैं मन में कि लिक्विड का मतलब है वाटर, H2O। नहीं, लिक्विड सिर्फ वाटर तक सीमित नहीं है। वाटर जो है हमारा लिक्विड का एक टाइप है। लिक्विड जो है हमारा वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, और अगर कोई सा भी सब्सटेंस वो कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो चीज लिक्विड है। जैसे लिक्विड का एक दो मैं कैरेक्टरिस्टिक आपको बताऊं तो फर्स्ट तो ये होता है कि लिक्विड के जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लूज होते हैं, टाइटली पैक नहीं होते हैं सॉलिड की तरह। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि लिक्विड कैन इजिली मूव। लिक्विड मूव करते हैं, जैसे वाटर है तो वो तो इजिली फ्लो कर जाता है, तो वैसे लिक्विड से होते हैं इजिली मूव कर सकते हैं या इजिली फ्लो करते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो लिक्विड तो आप बचपन से पढ़ रहे हो, ये भी स्टेट ऑफ मैटर है, तो ये आपको क्लियर है। देखो, एक्वस क्या है? एक्वस एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसको वाटर में मिक्स करके बनाया गया है। ठीक है, देखो लिक्विड वाटर तक सीमित नहीं था। लिक्विड का एक कैरेक्टरिस्टिक है, कोई सा भी सब्सटेंस जो वो कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है वो लिक्विड कहलाता है। बट एक्वस क्या है? कोई सा भी ऐसा सॉल्यूशन जिसको हमने वाटर में मिक्स करके बनाया है तो वो एक्वस सब्सटेंस होता है। ठीक है, क्लियर है? जैसे इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। CaOH होल टॉइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। आपको अगर मैं इसका फॉर्मेशन बताऊं तो देखो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। CaO, हमारे पास एक सब्सटेंस होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, उसको हम वाटर में मिक्स करते हैं। ठीक है, CaO हमारे पास एक सब्सटेंस है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर वाटर में मिक्स करते हैं, तब जाके हमारा CaOH होल टॉइस बनता है। तो आपने देखा कि एक सब्सटेंस को हमने वाटर के साथ मिक्स किया, तब जाके हमारा जो सब्सटेंस बना है ये क्या होगा? ये एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, ये हमारा एक्वस फॉर्म में होगा। तो आई होप एक्वस समझ में आ गया। लिक्विड तो सिंपल है। एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं, आपके लेवल में लिक्विड मोस्ट ऑफ द केसेस में वाटर ही होगा। अगर जहां पे H2O है वहीं पे आप लिक्विड लगाओगे। बाकी मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो एक्वस सॉल्यूशन ही होगा। जैसे हमारे यहाँ पे CaOH होल टॉइस था, ऐसे आप बहुत सारे रिएक्शंस देखोगे उसमें अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो एक्वस सॉल्यूशन होगा। इसका रीजन है कि बहुत सारे कंपाउंड्स को हम बनाते ही हैं वाटर के साथ मिक्स करके। ठीक है, तो इतना से इसका एक्सप्लेनेशन था। ये 4 फिजिकल स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड फोर्थ इज एक्वस। आई होप आपको चारों समझ में आ गए। तो बैक टू द टॉपिक, हम क्या पढ़ रहे थे कि हमें एक इक्वेशन में जो भी कंपाउंड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका फिजिकल स्टेट मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि CaOH होल टॉइस, ये किस स्टेट में लिया गया है रिएक्शन में? एक्वस स्टेट में।
CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको गैस के फॉर्म में लिया गया और आफ्टर रिएक्शन जो हमारा CaCO3 फॉर्म होता है वो सॉलिड फॉर्म होता है। और अगर आफ्टर रिएक्शन कुछ भी सॉलिड फॉर्म होता है तो वो हमें पता है वो प्रेसिपिटेट होगा, क्योंकि वो उस रिएक्शन में नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है। ये चीज हमने पढ़ी है। और एक और चीज फॉर्म होता है, वो क्या है, वो है वाटर H2, जो कि लिक्विड में होगा, ये तो पता है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इज ऑलवेज सॉलिड। एक रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो वो हमेशा सॉलिड होगा। सॉलिड होगा, इसका रीजन है और बहुत लॉजिकल रीजन है। पहले तो मैं ये चाहता हूं कि एक बार आप वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद सोचो कि ये सॉलिड क्यों होगा। चलो अब मैं इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर सिंपल सा है कि देखो, अगर सॉलिड ही नहीं होगा तो बाकी के तीन कौन से हैं, लिक्विड, गैस और एक्वस। चलो एक एक करके हम ये तीनों देख लेते हैं। अगर सॉलिड नहीं है, लिक्विड है, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए लिक्विड है, हम इसी एग्जांपल से देखेंगे। मान लो आफ्टर रिएक्शन CaCO3 जो फॉर्म हुआ है सॉलिड, ये सॉलिड ना होके अगर ये लिक्विड होता, तो अगर ये लिक्विड होता तो ये वाटर के साथ तो मिक्स हो जाता। लॉजिकल है। अगर ये लिक्विड सब्सटेंस होता तो ये तो वाटर के साथ मिक्स हो जाता ना, तो प्रेसिपिटेट तो फॉर्म होता ही नहीं। क्योंकि प्रेसिपिटेट का तो सिंपल सा डेफिनेशन ही यही है कि एनी केमिकल सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन दैट इज इनसॉल्युबल इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो अगर वो इनसॉल्युबल है एक रिएक्शन में तो उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। बट अगर ये लिक्विड होता तो ये तो सॉल्युबल होता ना वाटर में, तो ये तो मिक्सअप हो जाते, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म ही नहीं होता, तो लिक्विड तो नहीं हो सकता। सेकंड गैस देखते हैं। अगर ये गैस होता तो फिर ये रिएक्शन में थोड़ी रहता, फिर ये तो लिबरेट हो जाता ना, मतलब उस रिएक्शन से इवॉल्व हो जाता, मतलब उससे बाहर निकल जाता। ठीक है, तो गैस भी नहीं हो सकता। अब थर्ड है हमारे पास एक्वस स्टेट। एक प्रेसिपिटेट एक्वस स्टेट क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो इसी एग्जांपल से फिर हम देखते हैं, अगर ये CaCO3 एक्वस स्टेट में होता तो अगेन ये वाटर के साथ मिक्स हो जाता, क्योंकि एक्वस स्टेट भी तो वाटर के साथ मिक्स करके ये बनाते हैं, तो और ज्यादा वाटर था तो वो भी तो मिक्स हो जाता उस सॉल्यूशन में। समझ रहे हो? तो एक प्रेसिपिटेट हमेशा सॉलिड ही होगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ये आपको भी अपने नोट्स में हाईलाइट करके लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। अब देखो हमारा सेकंड पॉइंट है टू इंडिकेट हीट चेंजेस। अगर एक रिएक्शन में हीट चेंजेस आ रहे हैं, हमें दिख रहे हैं, तो हमें उसे भी एक इक्वेशन में शो करना है। हम वो कैसे शो करते हैं वो अभी हम देखेंगे। देखो हीट चेंज दो तरीके से हो सकता है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। दोनों टाइप्स हमने अपने पहले वाले वीडियोस में पढ़े हुए हैं। अगेन मैं आपको समझा देता हूँ। एक्सोथर्मिक जहाँ पे हीट इवॉल्व हो रहा हो, या फिर मैं सिंपली ये कहूँ कि आफ्टर रिएक्शन हीट प्रोड्यूस हो रहा हो। और एंडोथर्मिक हीट इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब ड्यूरिंग रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब हम उस रिएक्शन में हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो पहले एक्सोथर्मिक का एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है C+O2 गिव्स CO2 प्लस हीट। मतलब कार्बन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम इसे रिएक्ट करवाते हैं तो CO2 गैस प्रोड्यूस होता है और हीट प्रोड्यूस होता है। तो हीट प्रोड्यूस हुआ तो हमने यहाँ पे आफ्टर रिएक्शन उस चीज को लिखा। सेकेंड एग्जाम्पल CH4 क्या होता है, मीथेन, और मीथेन एक नेचुरल गैस है। मीथेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर प्लस हीट। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि मीथेन को जब हम बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट, ये तीन चीज प्रोड्यूस होती है। एंड यस, आपने सही सुना, मीथेन को जब हम बर्न करते हैं। ये मैं क्लियर कर दूं, मैंने बर्न करते हैं इसलिए बोला क्योंकि कोई सा भी सब्सटेंस अगर सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसका सिंपल मतलब है कि वहां पे कंबशन हो रहा है। अगर सिर्फ ऑक्सीजन है और कोई सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हम उसे कंबशन बोल सकते हैं, कि वहां पे वो चीज जल रहा है। क्योंकि आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है कि किसी चीज को जलने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन। कोई चीज जलेगा तभी जब वहां पे हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम वैसे ही समझते हैं कि कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड किया गया तो कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और बर्न हो रहा है तो हीट तो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सेकंड भी वही है कि CH4 मीथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये दो चीज तो बनती हैं, लेकिन मेन हमारा क्या है यहाँ पे, हीट भी प्रोड्यूस होता है। अब दो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करना है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एक्सोथर्मिक। इस पॉइंट का मतलब है कि कोई सा भी नेचुरल गैस अगर हम उसे बर्न कर रहे हैं तो वो एक्सोथर्मिक होगा। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि CH4 एक नेचुरल गैस है, तो CH4 को बर्न कर रहे हैं मतलब CH4 को O2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होगा, तो ये एक्सोथर्मिक हुआ ना, सिंपल। सेकंड, ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। जितने भी कंबशन रिएक्शन है वो सारे एक्सोथर्मिक होंगे।
क्यों? क्योंकि अगर कुछ चीज वहां पे कंबस्ट हो रहा है, मतलब कुछ चीज वहां पे जल रहा है, तो हीट तो प्रोड्यूस होना है, और हीट प्रोड्यूस होगा तो एक्सोथर्मिक है। कंबशन के तो ये दोनों ही एग्जांपल आप देख सकते हो। फर्स्ट में हमारा कार्बन बर्न हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और सेकंड में मीथेन बर्न हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये दोनों एग्जांपल कंबशन के थे। और नेचुरल गैस का एग्जांपल अगर आपसे पूछे तो आपको ये सेकंड वाला बताना है, क्योंकि नेचुरल गैस CH4 है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है C6H12O6। क्या है ये? इसका आप नेम बता सकते हो? ये हमारा ग्लूकोज। इसको हम अगेन यहाँ पे एक कंबशन रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि O2 यहाँ पे भी आ गया है। तो ग्लूकोज O2 के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये तीन चीजें प्रोड्यूस होती है। अब देखो यहाँ पे मैंने एनर्जी लिखा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हीट भी तो एक टाइप का एनर्जी है। और यहाँ पे मैंने एनर्जी इसलिए लिखा क्योंकि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये रिएक्शन जो है हमारे शरीर के अंदर हो रहा है। मतलब हम जो खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, और हम ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के थ्रू लेते हैं। तो हम जो ऑक्सीजन को ब्रीथ इन कर रहे हैं, वो यूज करता है हमारा बॉडी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में। तो उसके ब्रेक डाउन के बाद तो हमें एनर्जी मिलता है ना, तो वो तो एक्चुअल हीट नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम हीट लिखे तो वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगा, एनर्जी लिखेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, और हमारी बॉडी में खाना जब डाइजेस्ट होने लगता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए हम एनर्जी लिख रहे हैं। बाकी है ये एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट भी एक टाइप का एनर्जी ही है। ठीक है, अब देखो सेकंड हम देखते हैं एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हमने क्या देखा, जितने कंबशन रिएक्शन है वो सारे एक्सोथर्मिक होते हैं। एंडोथर्मिक में हम क्या देखेंगे, जितने डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो सारे एंडोथर्मिक है। अगेन लॉजिक है इसका। एक्सोथर्मिक का क्या लॉजिक था कि किसी चीज को अगर हम जला रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हीट प्रोड्यूस होगा। इसका लॉजिक ये है कि किसी चीज को डीकंपोज कर रहे हैं, डीकंपोज का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, अगर ब्रेक डाउन किसी चीज का हम कर रहे हैं तो वहां पे ऑब्वियस है कि हमने एनर्जी प्रोवाइड किया है। तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई सिंपल ऐसा सब्सटेंस है जिसे आपने हाथ से तोड़ दिया। यहाँ पे कंपाउंड्स के बीच का जो बॉन्ड है उसे तोड़ने की बात चल रही है, और कंपाउंड का जो बॉन्ड होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। उसमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दो कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप इस तरह लिखो CaCO3 आफ्टर रिएक्शन CaO प्लस CO2। यहाँ पे अगेन आपको फिजिकल स्टेट मेंशन कर, जैसे सॉलिड है, यहाँ पे भी सॉलिड है और यहाँ पे गैस है, तो ये चीज आपको मेंशन करना है। अब इस इक्वेशन में मैंने हीट कहाँ मेंशन किया, तो हीट हम इस तरह मेंशन करते हैं डेल्टा से। ये मैंने आपको बताया था ना कि जो एरो होता है उसके ऊपर अगर हम डेल्टा साइन लगाते हैं, मतलब ट्रायंगल, तो इसे हम हीट ही बोलते हैं। ठीक है, तो CaCO3 बर्न्स टू प्रोड्यूस CaO प्लस CO2, तो इस तरह हम इसे शो करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस भी एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स एब्जॉर्ब सनलाइट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। सनलाइट भी एक तरह का एनर्जी है। ठीक है, तो प्लांट्स तो उसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने प्रोसेस के दौरान, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, एक्सोथर्मिक में हीट प्रोड्यूस होगा, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। थर्ड चैप्टर जो होगा हमारा केमिस्ट्री का, उसमें हम बहुत डिटेल में इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब है कि जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जिससे वाटर के अंदर जो दो हमारे एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। मतलब H2O होता है ना, तो H अलग ब्रेक डाउन हो जाता है और O अलग हो जाता है। मतलब H2O का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे भी हमने एनर्जी प्रोवाइड किया है। वो एनर्जी किस फॉर्म में था, इलेक्ट्रिसिटी के। तो यहाँ पे जो एनर्जी था वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में था, बट एनर्जी तो था। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। हमारा थर्ड पॉइंट है टू इंडिकेट कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस। हमारा रिएक्शन किन कंडीशंस के अंदर हो रहा है उसे भी हमें मेंशन करना है। जैसे कहीं पे कैटलिस्ट यूज हो रहा है, या फिर कहीं पे एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज किया जा रहा है, या फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम उस रिएक्शन को कर रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर तो आपको समझ में आ गया कि मान लो कोई रिएक्शन है जो मैं कहता हूं कि इस रिएक्शन को हम इतने डिग्री सेल्सियस पे ही करेंगे, तो वहां पे उस टेम्परेचर को मेंशन करना जरूरी है। कैसे करेंगे, कहां पे करेंगे, वो अभी हम देखते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे मैं कह दूं कि इस रिएक्शन को हमें 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कंडक्ट करना है।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब नॉर्मल जो हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, ठीक है। कैटेलिस्ट, देखो कैटेलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे हम रिएक्शन में यूज करते हैं, और वो यूज इसलिए करते हैं जिससे हम उस रिएक्शन का स्पीड बढ़ा सके या कम कर सके, ठीक है। और वो कैटेलिस्ट उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब आफ्टर रिएक्शन कैटेलिस्ट को हम एज इट इज बाहर निकाल सकते हैं। मतलब मैंने क्या कहा, अब देखो एग्जांपल से समझते हैं। व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज, ये मैग्नीज है, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटेलिस्ट, पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस फॉर्म्स। पोटेशियम क्लोरेट को जब हम मैग्नीज डाइऑक्साइड जो कैटेलिस्ट है उसके प्रेजेंस में हीट करते हैं, देखो हीट को हमने यहां पे शो किया है इस ट्रायंगल के हेल्प से, तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस फॉर्म होता है। अब देखो मैं एक बार फिर से कैटेलिस्ट के डेफिनेशन से आपको समझाने की ट्राई करता हूं। देखो कैटेलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम रिएक्शन के दौरान यूज करते हैं, और उसे हम यूज इसलिए करते हैं जिससे हम उस रिएक्शन का स्पीड बढ़ा सके या कम कर सके, वो हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। अगर हमें उस रिएक्शन का स्पीड बढ़ाना है तो उसके लिए एक अलग कैटेलिस्ट होगा, और अगर कम करना है तो उसके लिए अलग कैटेलिस्ट यूज करेंगे, वो हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो कैटेलिस्ट उस रिएक्शन में जब हम रखेंगे उसके स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए तो कैटेलिस्ट खुद जाके रिएक्ट कर लेगा उस चीज में, नहीं, कैटेलिस्ट रिएक्ट नहीं करेगा, वो आफ्टर रिएक्शन एज इट इज बाहर निकाल लेंगे हम उसे। जैसे देखो एक कंटेनर मानो हमारे पास है, ठीक है, और इसमें KClO3 रखा हुआ है, KClO3 मतलब पोटेशियम क्लोरेट। अब पोटेशियम क्लोरेट को नीचे से हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब पोटेशियम क्लोरेट को ऐसे नीचे से हम हीट कर रहे हैं, और इस पोटेशियम क्लोरेट मान लो ये सॉलिड है, ठीक है, ये पोटेशियम क्लोरेट ऐसा पूरा सॉलिड है, ठीक है। अब देखो अब हमने क्या किया कि ये जो हमारा पोटेशियम क्लोरेट का सॉलिड था जो कंटेनर में हमने लिया हुआ था और जिसको हम हीट कर रहे थे, उसमें हम बाहर से हमने मैग्नीज ऑक्साइड ये हमने इसमें रख दिया इसके अंदर। अब क्या हुआ कि इसका जो रिएक्शन का स्पीड है वो चेंज हो गया, वो हम अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमें ये ज्यादा करना था या कम करना था। और जब वो रिएक्शन हो गया हमारे अकॉर्डिंग, तो फिर आफ्टर रिएक्शन क्या प्रोड्यूस होगा, आफ्टर रिएक्शन प्रोड्यूस होगा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस, और फिर उसका मैग्नीज ऑक्साइड को हम एज इट इज बाहर निकाल लेंगे। तो आई होप आपको ये कैटेलिस्ट का एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि हम किसी कैटेलिस्ट को यूज ही इसलिए करते हैं जिससे उस रिएक्शन का स्पीड हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सके, और आफ्टर रिएक्शन उस कैटेलिस्ट को एज इट इज बाहर निकाल लेंगे हम, ठीक है। सेकेंड है फोटोसिंथेसिस, CO2 प्लस H2O आफ्टर रिएक्शन C6H12O6 प्लस O2। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दो रिएक्ट करते हैं आपस में, और आफ्टर रिएक्शन क्या बनता है C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पे अगेन मैंने बताया कि जिस कंडीशंस के अंदर वो रिएक्शन हो रहा है हमें वो मेंशन करना है। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि सनलाइट और क्लोरोफिल ये दो चीजें हैं जो वहां पे प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये भी हमने मेंशन किया ना कि CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गैस इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब मैंने ये तीन आपको पॉइंट्स बताए हैं जिससे हम एक इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। आपको ट्राई करना है कि एक इक्वेशन जब भी आप लिखते हो तो ये सारी चीजें उसमें मेंशन करना है। जैसे इस लास्ट वाले एग्जांपल में देखो हमने उसका स्टेट मेंशन किया, हमने उसका कंडीशन मेंशन किया, और हीट का कुछ इन्वॉल्वमेंट तो यहां हमें दिख नहीं रहा तो इसलिए हमने वो नहीं किया। सेकेंड थिंग, आपको इक्वेशन को बैलेंस भी कर देना है, ये भी एक केमिकल इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बनाने में हमें हेल्प करता है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस है, तो आपको ट्राई करना है कि बैलेंस आप सारे इक्वेशन को करके रखो, फिजिकल स्टेट मेंशन करो, कंडीशंस मेंशन करो, हीट चेंजेस जो हो रहे हैं वो मेंशन करो, तो इससे आपका केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेटिव बनेगा। अब देखो ये मैं बताता हूँ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जरूरी क्यों है। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि CBSE अपना जब मार्किंग स्कीम निकालती है तो उसमें ये मेंशन रहता है कि अगर बच्चे ने ये चीजें मेंशन नहीं किया है तो वहां पे हाफ मार्क्स या फिर 1 मार्क्स डिडक्ट करने हैं। अगर कहीं पे मेंशन नहीं किया है तब तो आपको टीचर, ये आपने नहीं भी लिखा तो टीचर आपको मार्क्स दे देगी। बट अगर CBSE ने मेंशन कर दिया कि नहीं इसका जो बच्चे को मेंशन करना है ये मैंडेटरी है तभी मार्क्स मिलेंगे, तब तो आपके लिए जरूरी होगा ना। इसलिए आपको सेफर साइड पे रहना, आपको ये चीजें पहले से ही करके रखनी है जिससे अगर CBSE ने बोला हो या ना बोला हो आपको मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा, और टीचर के सामने जो है आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन भी बनता है कि हाँ बच्चे ने सब कुछ किया है, बच्चे को सब कुछ आता है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इंटरेस्टिंग तो देखो मैं ट्राई करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाऊं, टॉपिक को बिल्कुल भी बोरिंग ना रखूं।
आपके तरफ से कुछ सजेशन हो वीडियो के लिए तो आप जरूर बताओ, मैं उस पर जरूर काम करूंगा और वीडियोस को और ज्यादा अच्छा बनाने का ट्राई करूंगा। जिस तरीके से भी आप चाहते हो कि वीडियो में यहाँ पे करेक्शन की जरूरत है या फिर यहाँ पे और ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए, आप बताओ, वो चीजें इंप्रूवमेंट मैं करूंगा। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।